हेलो एवरीवन। एमपी टेट 2025 परीक्षा में बाल विकास सीरीज का ये दूसरा वीडियो, जिसमें हम करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 30 प्रश्नों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए बेहद ही। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जो आपकी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपने आयु के अन्य औसत और असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं। यहाँ पर सामान्य कर लीजिएगा। वे बालक जो औसत सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक या विकलांग बालक? इसका जो सही उत्तर है वो है विशिष्ट बालक। इन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध किससे है? बुद्धि के स्तर से है, निष्पत्ति के स्तर से है, आर्थिक स्तर से है या सामाजिक स्तर से है? इसका जो सही उत्तर है वह है बुद्धि के स्तर से, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक स्तर और निष्पत्ति, इससे कोई आधार नहीं बनता है विशिष्ट और सामान्य बालक होने का। तो सही उत्तर हमारा क्या है? बुद्धि के स्तर से। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की क्या विशेषता है? जो टर्मन ने जो है वो बुद्धि के बारे में ज्यादा बताया है। तो इसके अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है बौद्धिक विकास, कि जिसमें जो बौद्धिक विकास या तो कम है सामान्य बालकों से या सामान्य बालकों से अधिक है, तो उसे जो है हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में लाते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? प्रतिभाशाली आएगा, पिछड़ा बालक आएगा, मंदबुद्धि बालक आएगा या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है इनमें से सभी। वैसे भी देखा गया है कि जब बाल विकास में एक जैसे शब्द लिखे हों, तो इनमें से सभी यदि उत्तर है ऑप्शन में, तो हम वो जो है लगभग 99% वो सही उत्तर रहता है हमारा। देखते हैं अगला प्रश्न, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आते हैं? बौद्धिक रूप से जो भिन्न रहते हैं, शारीरिक रूप से भिन्न रहते हैं, वंचन के आधार पर जो भिन्न बालक हैं, इनमें से जो है कौन से बालक हैं जो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं? इसका जो सही उत्तर है वह है उपरोक्त सभी। पिछला जो उत्तर था वो था विशिष्ट बालकों में बौद्धिक विकास के आधार पर टर्मन ने विशिष्ट बालक बताया है, लेकिन जो विशिष्ट बालक है उसमें सभी प्रकार के जो सामान्य से अलग हैं, उन्हें विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। आज की वीडियो का छठवां प्रश्न, विशिष्ट बालकों के लिए पृथक्करण का दर्शन विद्यार्थियों को, माता पिता को और अध्यापकों को बताया जाना चाहिए। दूसरा है, विशिष्ट या विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं भी विशिष्ट होती हैं, अतः उसके लिए दिशा निर्देशन भी विशिष्ट होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है विशिष्ट बालकों के लिए? तो उपरोक्त जो दोनों कथन है वो सही हैं, कि हमारे माता पिता, विद्यार्थी और अध्यापक, ये तीनों ही, जो माता पिता और अध्यापक जो हैं और विद्यार्थियों, अन्य विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि विशिष्ट बालकों की क्या आवश्यकताएं हैं और उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, ये भी पता होने चाहिए, जिससे उनका जो है भली भांति पोषण हो सके और उनकी जो है शिक्षण जो है कार्य अच्छे से हो सके। तो इसका जो है एक और दो, दोनों उत्तर इसका सही है। अगला है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो मानसिक विकास का उद्देश्य है, शारीरिक विकास है या व्यावसायिक दक्षता है? इसका जो सही उद्देश्य है ये सभी है, कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास, व्यावसायिक दक्षता का उद्देश्य और मानसिक विकास। तीनों ही विकास विशिष्ट बालकों का तो शिक्षा का उद्देश्य इसमें माना जाएगा। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली कौन सी है? तो क्या अपनाया जाता है? प्रभाव और उपयुक्त शिक्षा संबंधित कार्यक्रम, विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं। तो जो अपनाई जाने वाली प्रणालियां जो स्थापित हैं वो हैं उपरोक्त सभी। लेकिन यहाँ पर बता दें, जो विशिष्ट बालकों के लिए जो अलग से विद्यालय हैं, इसको अब कम प्रेफरेंस दी जा रही है। कोशिश ये की जाती है कि सामान्य बालकों के बीच में जो है उन्हें कुछ अलग टूल्स के थ्रू पढ़ाया जाए, लेकिन बिठाया जाए उन्हें सामान्य बालकों के साथ में, जिससे वो अलग फील ना करें खुद को समाज से। आगे, विशिष्ट बालकों की पहचान की क्या विधि है? तो सामूहिक निष्पत्ति, स्वास्थ्य परीक्षण या मानसिक परीक्षण? तो ये भी जो है इसका ऑल ऑफ द एबव यानी सभी हो जाएगा, कि विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए ये तीनों ही हमारे तरीके हैं, टूल्स हैं। आगे देखते हैं,
विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। तो ये कौन सा है? अतिरिक्त कक्षा लेना, विशेष कक्षा, विशेष विद्यालय या आवासीय विद्यालय योजना। तो जो इसका सही उत्तर है वह है विशेष। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वह रहेगा आवासीय विद्यालय योजना। इसका मतलब जो है अलग से आवास में जो है अलग रख करके उन्हें शिक्षा देना, ये जो है इसके अंतर्गत आएगा। पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण पूछा है। विशिष्ट बालकों के प्रकार यदि पूछ रहे हैं अगले प्रश्न में, तो जो मानसिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, प्रतिभावान हैं या जो सृजनात्मक हैं, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ये सभी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो है ये सभी प्रकार के बालक आएंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या संकेत नहीं है? कि प्रतिभाशाली सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। कोई प्रतिभाशाली है तो ये उसकी विशेषता नहीं है कि दूसरे के साथ वो झगड़ा करे, बाकी उसके अंदर सृजनात्मक विचार आ रहे हैं, अभिव्यक्ति में नवीनता है, जिज्ञासा है, तो उसे प्रतिभाशाली माना जाएगा। लेकिन दूसरों के साथ वो झगड़ा करता है तो ये प्रतिभाशाली नहीं माना जाएगा। अगले आगे बढ़ते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, क्या वो अंतर्मुखी होते हैं, आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, तो आत्मनिर्भर होते हैं, स्वतंत्र। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर सी सबसे सही उत्तर है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहते हैं, जो प्रतिभाशाली रहते हैं, ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स रहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता क्या है? सामान्य अध्ययन में रुचि है, दैनिक कार्यों में एक रूपता समरूपता है, मंद बुद्धि बालकों में रुचि, मूर्त विषयों में। तो सामान्य अध्ययन में रुचि उनकी ज्यादा रहती है। सामान्य अध्ययन का मतलब जो सारे विषय जो है उनकी जिज्ञासा बहुत रहती है सभी विषयों को पढ़ने की या समझने की। और जीके के क्वेश्चन ये सारे में भी बहुत ज्यादा इनकी रुचि रहती है, जो ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स या प्रतिभाशाली हमारे बालक रहते हैं। आगे देखते हैं, अधिगम असमर्थी बालक कौन है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो नहीं अधिगम कर पा रहा है। तो बुद्धि लब्धि कम है, अपसारी चिंतक है, बुद्धि लब्धि औसत है या बहुत परिश्रमी है। तो जिसका आईक्यू कम रहता है वो क्या कहलाएगा? अधिगम असमर्थी। बाकी अपसारी चिंतक तो उसमें आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा प्रतिभाशाली बालक में, कि वो अपसारी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है। बुद्धि लब्धि औसत है, ये तो सामान्य बालक हो गया, बहुत परिश्रमी है। ये भी जो है मंद बुद्धि नहीं कहलाएगा, ये भी ब्रिलियंट में आ सकता है। प्रतिभाशाली शिक्षक जो है, शिक्षक कैसा होता है जो प्रतिभाशाली होता है? तो अभिसारी चिंतक यानी उसकी सीमित सीमित सोच हो, बुद्धि लब्धि अधिक हो, बहिर्मुखी हो, या बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है। तो इसका जो सही रहेगा, एक और ऑप्शन इसमें होना चाहिए, या तो बहिर्मुखी कह सकते हैं अभी तक में, या एक और होना चाहिए इसमें क्या, अपसारी। यदि अपसारी नहीं है तो आप ये लगाइए, लेकिन यदि आ जाता है अपसारी, क्योंकि अपसारी का मतलब होता है जो कैसा सोचता हो, आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो है किसी समस्या को अलग अलग तरीके से सोचना, ये अपसारी चिंतक कहलाता है। आगे, अधिगम असमर्थी बालकों की क्या विशेषता होती है? सेम जो यहाँ था, अधिगम असमर्थी बालक जो अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी विशेषता है कि संवेगात्मक प्रतिरोध, चेतना में कमी, स्मृति में कमी। तो ये जो है आप समझ गए होंगे कि इसमें से ये सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? तो अधिगम निर्योग्यता भी वही हो गया कि वो जो है सीख नहीं पा रहा है, योग्यता नहीं है अधिगम की। लक्षण क्या है? कि भागने की प्रवृत्ति है उसमें, अशांत, ऊर्जावान, विध्वंसक, अवधान संबंधी, बेकार या अभिप्रेरणा का। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है कि अवधान, बाधा आ जाती है बार बार, जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है कहीं किसी ना किसी कारण से, फोकस नहीं कर पाता है, तो ये है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंचित वर्ग का मतलब ये नहीं होता है केवल एससी एसटी बालक या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा से वंचित हैं। वंचित में हमारे विकलांग जो है स्पेशल चाइल्ड भी उसमें आते हैं। तो अंधेपन, पूर्ण बाधिर, 40% से ज्यादा विकलांगता है तो वो बच्चे भी हमारे वंचित वर्ग में आते हैं। मंद बुद्धि हकलाने वाले
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्रवण क्षति युक्त बालक में वे होते हैं तो जिसे सुनने की दिक्कत है, तो ना सुन पाते हैं ना देख पाते हैं, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि देखना तो अलग हो गया। बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले, ना बोल पाते हैं ना देख पाते हैं, देखना तो है ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा कि बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले, यानी बोल सकते हैं लेकिन वो श्रवण शक्ति नहीं है उसमें, तो इसलिए जब वो सुन नहीं सकते इसलिए उनकी लैंग्वेज भी नहीं वो बोल पाते हैं, तो ये माना जाता है जो सुन नहीं सकता है वो बोल भी नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि लैंग्वेज का विकास ही नहीं हो पाता है उसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन कहलाएगा? सृजनात्मक, क्रिएटिव जो ले आएगा बहुत बुद्धिमान होगा, अच्छे अंक आएंगे। पार्श्व चिंतन या ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा होगा, तो इसका जो सही उत्तर है पार्श्व चिंतन। और पार्श्व चिंतन का ये मतलब है कि कोई जैसे समस्या है तो उसके हर पहलू को वो जो है समझता है, पार्श्व चिंतन कहलाता है। केवल एक दिशा में फोकस नहीं करता है, कोई भी समस्या है। समस्यात्मक बालक कौन सा है? प्रॉब्लमेटिक जो है स्टूडेंट चाइल्ड कौन कहलाएगा? कि जो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, माता पिता कहना नहीं मानेगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो प्रॉब्लमेटिक बालक है तो इसकी हमें पहचान करनी होती है कक्षाओं में और डायग्नोस करना पड़ता है, उसके रीजंस जानने पड़ते हैं, तो ये हमारे समस्यात्मक बालक में आएगा। आगे देखते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की क्या होता है सामान्यता? तो ये आपने कई बार पढ़ा लिखा होगा। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं उन्हें क्या कहलाता है? उनका डिस्ग्राफिया। और जो लिखने में भी असमर्थ रहते हैं, यदि शारीरिक रूप से अक्षम है तो उन्हें लिखने में भी दिक्कत आती है, तो डिस्ग्राफिया। और डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित हो गया। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित। डिस्थीमिया बात करें तो ये एक डिप्रेशन का रूप है, डिप्रेस्ड होता है, थकान होना, चिंता होना, ये डिस्थीमिया के अंतर्गत आता है। अब आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो एक रोग से ग्रस्त है, 100 को वॉज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब 100 और वॉज लिखा हो तो वो अंतर नहीं कर पाता न्यूक्लियर और अनक्लियर में, तो किस क्या विकार है उसके अंतर्गत? तो अभी जैसा कि हमने देखा कि पठन संबंधी विकार है तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। कक्षा 3 में 3 बच्चे पोलियो ग्रस्त हैं, खेल कालांश में उन्हें क्या करना चाहिए? पोलियो है, पोलियो का मतलब वो जो है फिजिकल इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, कोने में बैठना चाहिए ताकि खेल का आनंद ले सकें, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए, या कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए? तो देखो जोर नहीं डालना चाहिए, केवल आंतरिक तो उन्हें हम बाउंड भी नहीं करेंगे, एक कोने में बैठाएंगे नहीं, क्योंकि कोने में बैठेगा कोई बच्चा, बैठेगा तो वो आनंद नहीं लेगा, ऊपर से वो उसे अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि वो भी खेल सके। तो इसका सही उत्तर है कि अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में जो वो खेल खेल सकता है उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ जो ग्रुप एक्टिविटी सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है, तो वह क्या कर रही है? कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षाओं के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो यदि वो शामिल कर रही है ग्रुप एक्टिविटी में किसी ब्लाइंड स्टूडेंट को, तनाव नहीं बढ़ा रही है वो, ना ही वो सहानुभूति दे रही है और ना ही वो बाधा उत्पन्न कर रही है, तो इसका मतलब वो इंक्लूसिव एजुकेशन है कि सभी को शामिल करते हुए हमें शिक्षा देना, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार वो कार्य कर रही है। इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस कुंठा का सामना करते हैं? जिन्हें सुनाई नहीं देता है वो बच्चे किस कुंठा का सामना करते हैं? तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने में अक्षमता, परीक्षा में अक्षमता, पाठ्य पुस्तक पढ़ने में, या खेल-कूद में भागीदारी। तो सबसे ज़्यादा जो उन्हें परेशानी होती है और खुद को वो गिल्ट फ़ील करते हैं, कुंठा आती है, वो है कम्युनिकेशन और सूचनाओं को बाँटने में, जब वो सामने समझ नहीं पाता है।
जो सुन नहीं पाते तो। जो सुन नहीं पाते तो बोल भी नहीं पाते, लैंग्वेज नहीं उनकी होती है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसी की समस्या से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है आप समझ गए, पढ़ने का ये विकार है। पठन में जो है उन्हें बाधा होती है, सही से नहीं पढ़ पाते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, अन्य सामान्य बच्चों के साथ करानी चाहिए, ये अलग से विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में या विशेष शिक्षकों में। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है, अन्य बच्चों के साथ सामान्य जो है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वो भी उस कक्षा का पार्ट खुद को फील कर सके। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये आप पुराना प्रश्न दोहरा दिया है। तो ये पठन विकार से संबंधित है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले अगली इसी तरह की वीडियो बनाने का। अभी मैं बता दूं, करंट में हमारी ईवीएस की और बाल विकास की सीरीज चल रही है। कंटिन्यू डेली एक वीडियो आती है और आगे भी और सीरीज शुरू करने की जो हमारी कोशिश है। तो आप जरूर देखें, आपने यदि पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, और हमारे चैनल में इसी के साथ बने रहें। सो अभी अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।